जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर रखा है। आइए उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कारण बताना है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो क्यों प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, इसका आपको कारण बताना है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर देखा जाए, प्लेटिनम सोना एवं चांदी नीचे की ओर दिए गए हैं, यानी कि ये रासायनिक रूप से कम सक्रिय होते हैं। इसके अलावा प्लेटिनम सोना एवं चांदी जैसे धातुएं अत्यंत आघातवर्ध, चमकदार एवं तन्य होते हैं, जिसके कारण इन्हें आसानी से पीट कर क्या किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है, ताना जा सकता है। और ये चमकदार होते हैं, जिससे इसके कारण इनकी सुंदरता बढ़ती है। और दूसरा कारण ये है, जैसा कि मैंने बताया था, कि इनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, जिसके कारण ये वायु या ऑक्सीजन या फिर नमी से अभिक्रिया नहीं करते, जिसके कारण इनके ऊपर जंग नहीं लगता और ये जल्द खराब नहीं होते। तो यही कारण है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि सोडियम को क्यों हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को हम क्यों मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं। ये कारण पूछता है आपके एग्ज़ाम में। तो आइए इसका रीज़न जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, उन विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम, पोटेशियम और लिथियम सबसे ऊपर की ओर हैं, अतः ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। और अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये वायु में अगर इन्हें खुला छोड़ दे तो ये आग पकड़ लेते हैं। तो इस कारण इन्हें हम मिट्टी के तेल के अंदर रखते हैं। तो याद रखिएगा, जो अत्यधिक सक्रिय धातुएं होती हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि वायु में अगर इन्हें रखें तो ये ऑक्सीजन या जल के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं और अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती हैं। तो इससे इसको बचाने के लिए हम क्या कहते हैं कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को हम मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। तो इसका कारण यही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए किया जाता है, क्यों? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एल्युमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है। इसका रीजन पूछा हुआ है। तो इसका आंसर यह है कि वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। यानी कि अगर हम एल्युमिनियम को रखें तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। अब ये जो ऑक्साइड की परत होती है, एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाती है। ये टॉपिक मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि होता क्या है, जब ऑक्साइड की परत बनती है तो यह ऑक्साइड की परत एल्युमिनियम को संक्षारण से बचाती है। अतः एल्युमिनियम का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कारण बताइए में आपका चौथा क्वेश्चन है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो आइए रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को हम ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। तो होता क्या है कि जो धातु के कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्क होते हैं, उनसे शुद्ध धातु प्राप्त करना कठिन होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं और ऑक्साइड से शुद्ध धातु प्राप्त करना आसान होता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, निष्कर्षण के प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित कर देते हैं। और जब ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है तो इससे आसानी से हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका रीज़न यही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपने तांबे की मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करने की आवश्यकता को देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? तो अक्सर आपने घरों में देखा होगा कि जब भी तांबे के बर्तन गंदे हो जाते हैं तो उसको साफ करने के लिए नींबू या इमली के रस का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, आइए इसका रीज़न जानते हैं। तो होता क्या है, जो तांबा है वायु की आर्द्रता, यानी कि वायु में जो नमी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, उससे अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट की एक परत बनाती है, जिसके कारण आपको बर्तन गंदा यानी कि चमकीला दिखाई नहीं देता। तो आप देखेंगे कि जो कॉपर की बर्तन होती है वो धीरे धीरे हरे रंग की दिखाई देने लगती है। तो हरे रंग की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि तांबा जो होता है वायु की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है, जिसके कारण ये चमक खो देता है। तो नींबू में सिट्रिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जो क्षारकी कॉपर कार्बोनेट से अभिक्रिया करके
घुलनशील लवण बना देते हैं। इस प्रकार जल से धोकर इसे हम अलग कर लेते हैं और तांबे की जो सतह होती है वो दोबारा चमकीली हो जाती है। तो तांबा जो कॉपर कार्बोनेट बनाया रहता है वो एक क्षारीय पदार्थ होता है। तो याद रखिएगा, हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई क्षार हो तो उसका अम्ल से क्रिया कराए तो लवण और जल बनता है। तो जो कॉपर ने क्षारीय ऑक्साइड बनाया है यानी कि कॉपर कार्बोनेट बनाया है, तो हम नींबू या फिर इमली में जो अम्ल होता है उससे जब धोते हैं तो ये क्या कहता है कि कार्बोनेट को लवण में बदल देता है। और जब हम इसे पानी से धोते हैं तो इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं यानी कि जो कॉपर के कार्बोनेट थे वो क्या होते हैं, धुल जाते हैं। और इस प्रकार तांबे की जो सतह होती है वो हमें दोबारा चमकीली दिखाई देती है। तो इसका कारण यही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में विभेद कीजिए। तो रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में निम्नलिखित विभेद है। तो आइए देखते हैं कि धातु और अधातु में रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर क्या अंतर होता है, क्या अंतर पाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जो धातुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है और धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जबकि जो अधातुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसलिए अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। तो ये तो पहला अंतर हुआ रासायनिक रूप से। आइए दूसरे अंतर को देखते हैं कि दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर क्या अंतर है। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, इसलिए ये विद्युत रूप से यानी कि आयनिक रूप से धनात्मक होती हैं, और जबकि अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, इसलिए ये विद्युतीय ऋणात्मक होती हैं। और सामान्यतः जो धातुएं होती हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने कॉपर में पढ़ा था। ठीक है, तो याद रखिएगा धातुएं कैसी ऑक्साइड बनाती हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि जो अधातुएं होती हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। धातु और अधातु के बीच जो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट अंतर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जो धातुएं होती हैं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो याद रखिएगा कोई भी जो धातु होता है जब तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जबकि जो अधातुएं होती हैं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषण में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगता है, लेकिन उसका वजन अत्यधिक कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कोई एक व्यक्ति है जो कि सुनार बनकर क्या कहता है, सब घरों में जाता है, आपने अक्सर सुना होगा ऐसा चीज़। तो वो क्या कहता है कि जो गंदे आभूषण हैं उनको साफ़ करने का ढोंग रचाता है, और वो क्या कहता है कि सबके आभूषण लेकर उस विलयन में डालता है और उनके जो आभूषण होते हैं वो चमकीले हो जाते हैं पहले की तरह, परंतु उसकी जो वजन होती है वो कम हो जाती है। तो आपको बताना है कि वह जो विलयन है जिसमें वह सोने के आभूषण को डुबो रहा है वह विलयन कौन है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। सुनार द्वारा उपयोग किया गया जो विलयन है वो है एक्वारेजिया, जिसे हम अम्ल राज कहते हैं। तो याद रखिएगा जो एक्वारेजिया है एक विशेष प्रकार का अम्लीय द्रव है जिसमें कि 3 संबंधे 1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि बताइए कि एक्वारेजिया में क्या अनुपात होता है। तो याद रखिएगा 3 संबंधे 1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 पाए जाते हैं। तो 3 भाग HCl का होता है और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल का होता है। तो जब इनको मिलाया जाता है तो बनता है एक्वारेजिया, और एक्वारेजिया एक प्रकार का अम्ल होता है जिसे हम कहते हैं अम्लराज यानी कि अम्लों का राजा। यह सोने को अपने में घोल सकता है, यानी कि इस अम्ल की प्रॉपर्टी होती है यह सोने को अपने अंदर घोल सकता है। तो जो सोनार होता है वो क्या कहता है, इस एक्वारेजिया का प्रयोग करता है, जिसके कारण सोने का जो कुछ अंश होता है उस विलयन में घुल जाता है, जिसके बाद आसानी से उसे प्राप्त किया जा सकता है। तो वो ढोंग करके क्या करता है कि सभी के आभूषण को तो साफ़ कर देता है, लोग खुश होते हैं कि चलो हमारा आभूषण साफ़ हो गया, परंतु क्या होता है ये सोने को धीरे धीरे गलाता है, यानी कि उसके कुछ अंश को गला देता है जो कि उस विलयन में चला जाता है, और बाद में वो क्या कहता है कि एक्वारेजिया से उस सोने के आभूषण को दोबारा प्राप्त कर लेता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं।
गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात यानी कि लोहे के मिश्रण का नहीं, इसका कारण बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब भी हम गर्म जल का टैंक बनाते हैं तो वहाँ तांबे का उपयोग करते हैं परंतु इस्पात जो कि एक मिश्र धातु है, लोहे की मिश्र धातु है, इसका उपयोग नहीं करते। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि जो लोहा होता है, लोहा जब भी भाप के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। चूँकि जो टैंक है वो गर्म जल का टैंक है और गर्म जल का टैंक है तो उसमें भाप बनेगा, तो वो भाप क्या करेगा, लोहे के साथ अभिक्रिया करेगा और लोहे के साथ अभिक्रिया करने के कारण उसमें हाइड्रोजन गैस बनती रहेगी। तो इसके रासायनिक समीकरण को आप इस तरह देख सकते हैं कि 3Fe है यानी कि आयरन के 3 अणु हैं सॉलिड रूप में, और जल भाप के रूप में, इसलिए यहाँ पे G लिखा हुआ है यानी गैस रूप में लिखा है। तो यहाँ पर आपके फेरस ऑक्साइड बना है सॉलिड रूप में और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है, 4 अणु हाइड्रोजन गैस के उत्पन्न हो रहे हैं। और साथ ही साथ नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण लोहे में जंग लग जाता है। तो ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से यूज़ नहीं किया जाता। परंतु अगर हम तांबे की बात करें, तांबे का उपयोग क्यों करते हैं? जो तांबा है यह अभिक्रिया नहीं देता, यानी कि वो गर्म भाप से अभिक्रिया नहीं देता, इसलिए गर्म जल का जो टैंक होता है उसको बनाने के लिए तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का उपयोग नहीं होता। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं चैप्टर 3 यानी धातु और अधातु के, यहीं पर समाप्त होते हैं। तो ये सभी टॉपिक हम लोगों ने कुल 4 पार्ट में पढ़ा। तो यदि आपने वो पार्ट नहीं देखे तो आप वो पार्ट ज़रूर देख लीजिए। उस पार्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आप सभी पार्ट को देखकर अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।